जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी नई जो श्रृंखला शुरू हुई है, ये है एनवायरनमेंट की, यानी पर्यावरण की। और पर्यावरण का जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने पर्यावरण को समझा। आज हम जरा पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे, इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से पर्यावरण पढ़ना चाहते हैं, यूपी PCS लेवल का, ठीक है, PCS स्तर का, तो आज ही हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए और पूरी प्लेलिस्ट हम इसकी बना देंगे, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से PCS स्तर का पूरा GS कवर कर पाएंगे। इससे पहले मैंने पूरा जियोग्राफी करा दिया है, पूरा का पूरा यूपी स्पेशल करा दिया है, और अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी है क्या, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पर्यावरण में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं लास्ट क्लास में। उसमें मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में दो चीज़ें शामिल होंगी, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, इनको मिला करके हम जो है पर्यावरण बना देते हैं। लेकिन पर्यावरण में मौजूद ये जो जैविक और अजैविक घटक हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में एक प्रकार के पौधे की अधिकता हो जाती है तो उसका अन्य पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी क्षेत्र में इंसानों की आबादी ज़्यादा हो जाती है तो जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक दूसरे को प्रभावित तो करेंगे ही ना। तो इन्हीं का जो अध्ययन है साथियों, यही कहलाता है पारिस्थितिकी। ध्यान रखना, ठीक है। फैक्ट आपको इसमें याद रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1969 में एक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ध्यान रखना इस फैक्ट को, पेपर में कई बार आ चुका है कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, तो आप इसका जवाब देंगे अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि ग्रीक भाषा के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला है आइकोस, जिसका अर्थ होता है घर, और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो आइकोस और लोगोस से मिलकर के बना है हमारा, ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब हो गया घर तथा उसका अध्ययन। ठीक है, आगे देखिए काय आगे अगर हम देखें साथियों, तो देखो, पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्यावरण में जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, भौतिक तथा जो जैविक चीज़ें हैं ये एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं, इन्हीं का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जीवों तथा पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है, वही जो हमने पढ़ा। अब देखो, पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों तथा उनके वातावरण का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि समष्टियों, समुदायों, परितंत्रों, बायोम तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। यानी पारिस्थितिकी एक बड़ी यूनिट है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें जो है जीव आते हैं, समष्टि आती हैं, समुदाय आते हैं, और परितंत्र, बायोम और जैव मंडल भी आते हैं। अब ये है क्या, इनको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीव क्या है, जीवों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जीव यानी व्यष्टि। अब देखो, जीवों की अगर हम बात करें तो जीव क्या है, जीव अध्ययन की मूल इकाई है। ये कोई एक जीव हो सकता है, ठीक है, कोई चिड़िया हो सकती है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है। दूसरा है समष्टि। समष्टि क्या है, जीवों का समूह, यानी चिड़िया की एक प्रजाति। पहले हमने देखी एक चिड़िया, फिर हम देखेंगे चिड़िया की
प्रजाति यानी वो एक जीवों का समूह हो गया। अब चिड़िया की एक प्रजाति है, वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करेगी। तो समष्टि क्या है? जीवों का एक समूह जिनके विभिन्न समष्टि वाले जीव एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया समष्टि। और वो जो जीव है वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, उनसे संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है। थर्ड आता है समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय है जीवों का समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या एक क्षेत्र में निवास करती है एवं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाए रखती है। जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में जीवों का एक समूह आता है। जीवों का समूह मतलब क्या हो गया? जिसमें एक से अधिक प्रजाति के जीव एक साथ रह रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ संपर्क में है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो अगर एक से अधिक प्रजाति के जीव एक साथ रह रहे हैं तो बनेगा क्या? समुदाय। ठीक है। फिर आता है परितंत्र। जीवों के समुदाय और उनके भौतिक पर्यावरणों के संबंधों के कारण एक पारिस्थितिकी इकाई का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने एक जीव, उसके बाद हमने देखा उसी एक जीव के बहुत सारे समूह, तो वो हो गया समष्टि। फिर एक से अधिक प्रजाति के जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं, समुदाय हो गया। अब वो जो एक साथ बहुत सारे जीव जंतुओं के समूह रह रहे हैं उनके ऊपर भौतिक पर्यावरण का क्या असर पड़ रहा है? भौतिक पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया? भौतिक पर्यावरण का अर्थ हो गया साथियों, भौतिक पर्यावरण का अर्थ हो गया वायु, ठीक है, धूप या हम कहें प्रकाश, ठीक है, या हम कहें पहाड़, ठीक, ये सारे क्या है, या मिट्टियाँ। तो ये हो गए सारे के सारे भौतिक पर्यावरण। अब इनके बीच जो संपर्क है या इनके बीच जो संबंध है उससे निर्माण होता है एक परितंत्र का। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये है सारे के सारे पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर। ठीक है। देखो पर्यावास क्या होता है? पर्यावास होता है हैबिटेट, यानी जहाँ पर कोई जीव निवास करता है उसको हम बोलते हैं उसका पर्यावास। तो वही लिखा हुआ है, पर्यावास भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। अब प्रत्येक जीव की अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी जब आप कहीं रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए होगा, और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जहाँ पर्यावरण के द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहाँ पर लोग निवास करते हैं, सीधी सी बात है। हाथी की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल है, यानी हाथी एक जंगल में रहेगा, घर में ही रह सकता। हम किसी समुद्र में हाथी के पाए जाने की आशा नहीं कर सकते, यानी हाथी समुद्र में नहीं मिलेगा। ना ही किसी जंगल में वेल के पाए जाने की कोई आशा है। बिल्कुल सही बात है, वेल जंगल में क्या करेगी? पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं समान है, यानी अगर आपकी आवश्यकताएं एक जैसी हैं तो वहाँ पर दो प्रजाति के जीव एक साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए एकल समुद्री पर्यावास वेल, दरियाई घोड़ा, सील, पादप प्लावक तथा अन्य प्रकार के जीवों को सहारा प्रदान करता है। अतः विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रहती हैं, अर्थात उनका एक ही पता होता है। पता मतलब घर जहाँ पर रह रहे हो। जंगल, समुद्र, नदी आदि पर्यावास के उदाहरण हैं। पर्यावास के लक्षणों को उनके संरचनात्मक घटकों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ये घटक कौन कौन से? पर्यावास के स्थान, भोजन, जल और आश्रय, यानी वही है जल, भोजन क्या हो गया? रोटी हो गया, स्थान जहाँ पर आप रहोगे, और आश्रय जहाँ पर आपका घर है। तो ये बेसिकली इसके 4 घटक हैं। अब पृथ्वी पर मुख्य पर्यावास जो है 4 प्रकार के हैं। पहला है स्थल, जो जमीन पर है। दूसरा है फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे नदियां हैं या तालाब है। फिर है एस्चुअरी, वो जगह जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का पर्यावास पाया जाता है जिसको इकोटोन कहते हैं। शब्द हो सकता है आपने सुना हो, इकोटोन। इकोटोन वो जगह होती है जहाँ पे नदी और समुद्र आपस में मिल जाते हैं, या ज़मीन और पानी आपस में मिलता है, उसको इकोटोन बोलते हैं। और चौथा है समुद्र। मानव आंत फीताकृमि का पर्यावास है। अब फीताकृमि कहाँ रहती है? इंसान की आंत में रहती है। तथा सड़ रही वस्तुएं कवक का पर्यावास है, इनके घर हैं बेसिकली। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है यहाँ पे निकेत, या इसे बोलते हैं नीशे। ठीक है, नीशे और जीव। ठीक है। अब नीशे क्या होता है देखो जरा। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण नीशे या निकेत कहलाते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास इसके पते के समान है, जबकि नीशे को इसके व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है। नीशे का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों से उस योग से है जिसके द्वारा प्रजाति अपनी उत्तरजीविता
तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। यानी कोई पूछे नीशे क्या है, तो नीशे एक वो स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतु अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान रह तो घर में रहा है, लेकिन घर में रहकर ही वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो खेती भी करता है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है। तो जिस स्थान पर, जिस जगह पर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये उसका है साथियों नीशे। ध्यान रखना, यह हिंदी में कहते हैं निकेत। ठीक, अब देखो, किसी प्रजाति का नीशे अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम यहाँ पर अपना खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर लाके किसी शेर को छोड़ दो तो वो यहाँ पर काम थोड़ी कर पाएगा। तो प्रत्येक प्रजाति का जो नीशे है अद्वितीय है, यानी उसके लिए अलग ही उसकी आवश्यकता है। जबकि पर्यावास में अनेक प्रजातियां एक साथ होती हैं। भाई पर्यावास में बहुत सारे जीव एक साथ रह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है, वही बताना चाह रहा है। किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता। भाई आपके घर में आप मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका छोटा भाई जो है वो किसी दुकान पर काम कर रहा है, तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया, नहीं हो गया, लेकिन पर्यावास रहने की जगह एक ही है। तो वही समझा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ इसका कारण यह है कि यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। यानी अगर दो प्रजातियों का नीशे एक जैसा हो गया, उनका कार्य क्षेत्र एक जैसा हो गया, तो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को तब तक संघर्ष उससे करती रहेगी जब तक दूसरी प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती, वहाँ से चली नहीं जाती, है ना। अगर आप एक ही बहुत ही छोटी सी जगह पे दो शेरों को छोड़ देंगे तो उनमें तब तक संघर्ष होता रहेगा जब तक एक उनमें से या तो समाप्त नहीं हो जाता या भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, वही कह रहा है। उदाहरण के लिए कीटों की विभिन्न प्रजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या एक ही पौधे पर रह सकती है, क्योंकि वे एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इनको भी देख लो। जैसे पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि, समुदाय, परितंत्र, बायोम तथा जैव मंडल का अध्ययन सम्मिलित है, जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। सेकंड फैक्ट देखिए, एक सेकंड, हाँ जी, ये थोड़ा गड़बड़ कर गया। आगे देखिए, प्रजाति समष्टियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य जन नक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, यानी ब्रीडिंग करते हैं। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन किसी जाति की आनुवंशिक रचना या जीन पूल में विविधता या अंतर के स्रोत हैं। प्राकृतिक वर्ण जिसे डार्विन या वालेस ने प्रस्तुत किया था, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन विविधताओं का चयन होता है जिसके कारण उन जीवों का अधिक जनन होता है जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने में सहायक है। यानी प्राकृतिक वर्ण का सीधा मतलब ये है कि नेचर उसी को चुनती है जो उसमें ढलने के लिए तैयार है। अगर आप नेचर के अनुसार नहीं ढलेंगे तो नेचर आपको समाप्त कर देगी, आप खुद से समाप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, विकास के द्वारा जाति उद्भवन होता है या नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विलगन के दो मुख्य प्रकार हैं, भौगोलिक विगलन और जनन विगलन। भौगोलिक विगलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, नई प्रजातियां बन जाती हैं जब भौगोलिक विगलन होता है। और भौगोलिक विगलन कब होगा? जब विभिन्न प्रजातियों के सदस्य आपस में प्रजनन करेंगे, यानी अलग अलग प्रजाति के सदस्य जब आपस में ब्रीडिंग करते हैं तो एक नई प्रजाति बन जाती है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे खच्चर है, तो घोड़ा और गधा आपस में जब ब्रीडिंग करता है तो खच्चर बन जाता है। ठीक है, एक और भी इसका एग्जाम्पल है, शायद आपने सुना होगा, लाइगर। अब लाइगर क्या है? जब लॉयन और टाइगर की ब्रीडिंग आपस में कराई गई तो लाइगर बन गया। लॉयन और टाइगर आपस में मिलकर क्या बन गया? लाइगर बन गया। अभी मूवी भी आई थी, हालांकि फ्लॉप हो गई, लेकिन चलिए ठीक है। आगे देखो, कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं और इन प्रजातियों का एक भी सदस्य अब उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह प्रजातियों का विलोपन हो चुका है और जीवाश्म रूप में हमारी नई प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विलोपन विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं या मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। यानी कोई जीव जो विलुप्त हो रहा है उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, या तो मानवीय या प्राकृतिक। आगे देखो, जनसंख्या परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह है
जो विशेष समय में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जनसंख्या क्या है? परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी जनसंख्या के जो लक्षण है कौन कौन से हैं? पहला जनसंख्या घनत्व, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर, चौथा आवास और प्रवास, चौथा आयु वितरण, चौथा लिंग अनुपात। ये जनसंख्या के लक्षण है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम द्वारा किसी समुदाय की संरचना में, पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से कोई समुदाय नहीं था। द्वितीय अनुक्रम वर्तमान वनस्पति के पश्चात अस्तित्व में आता है। और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें, जैविक अन्योन क्रिया वह अन्योन क्रिया है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच या विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच होती है। उदाहरण के लिए स्पर्धा, शिकार, परजीविता, सहजीविता, सहभागिता, उदासीनता और सहभोजिता। ठीक है, ये जैविक अन्योन क्रिया है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हुआ समाप्त, जो कि था पर्यावास और नीशे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आरओ की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।